बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं, यानी कि आपने बीए में एडमिशन लिया है और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट चाहे आपका मेजर में है और चाहे आपका माइनर में है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसमें आपको पेपर में ऐसे 101, 102 ऐसे करके जो मिलता है, वो सारे के सारे पेपर एक ही वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यानी कि इसी वीडियो को देख लीजिएगा, सारा झमेला खत्म। 101, 102, 103 जो कुछ भी होता है, सब आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी काव्य 1, हिंदी काव्य 2, हिंदी काव्य 3, सारा का सारा आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में माइनर पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है हिंदी, और हिंदी में हिंदी काव्य, वैसे माइनर और मेजर का जो कोर्स होता है वो सिलेबस एकदम से सेम होता है। ठीक है, तो हिंदी काव्य ही पढ़ना है, केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी काव्य और हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ काव्य शास्त्र के प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे, और आपके विश्वविद्यालय में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। और बाकी हिंदी काव्य से बनने वाले समस्त ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे बारीकी के साथ, तीव्र गति से। ठीक है, और यहीं से आपका सारा प्रश्न फंसने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को एक प्रकार से बनाने में। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेहनत को पहचानो मेरे भाई, एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाता है और मैं अपनी सारी एनर्जी झोंक देता हूँ इन वीडियोज़ में। तो प्लीज़ थोड़ा सा मदद करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आपके जो 5 सेमेस्टर हैं उसमें शुक्ला स्टडी पॉइंट आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। और आपके लिए मैं दिन दूना रात चौगुना मेहनत करता हूं और आपकी उन्नति भी करवाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग शायद अभी नए आए हो तो आप नहीं जानते होंगे, आपके जो सीनियर्स हैं वो पढ़े हैं कि आप देखेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट के बताए गए मॉडल पेपर से या महासंग्राम वीडियो से लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे द्वारा बताए गए ही पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं जो है 2-2 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं लगती इतना लंबा बोलने में, बहुत मेहनत लगती है और मेरा गला भी खराब हो जाता है। मैं इसलिए आपको इतनी लंबी वीडियोस देता हूं कि अगर भूल चूक से भी आप एक ही वीडियो हुआ देख लेते हैं, दूसरी नहीं ढूंढने में आपको मिल रही है, तो आपका काम हो जाए। मैं भी चाहता तो इसी वीडियो को लगभग जितने 250 प्रश्न इसमें मैंने रखे हैं उनको मैं 25-25 करके मैं कितनी वीडियो इसमें बना सकता था। आप सोचो कितनी वीडियो, लगभग 10 वीडियो हमारी बन जाती, 25-25 करके अगर मैं बनाता, 10 बन जाती ना, बिल्कुल बन जाती। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब काम खत्म कर दिया जाए, और यही हमारे वीडियो का उद्देश्य रहता है। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए अभी खुद ही आप लाइक कर देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेजर के कोर्स है आपका, चाहे माइनर का कोर्स है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह लेक्चर। महासंग्राम वीडियो, इससे पहले लिखित वालों का महासंग्राम वीडियो मैं दे चुका हूं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम वीडियो, अच्छा ऑब्जेक्टिव वालों के लिए वो भी वीडियो महत्वपूर्ण है। हालांकि आज का वीडियो इतना मैं बता दूंगा कि आपको भटकने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चले। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताएं। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए आचार्य विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इस बात को। भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो कौन है, भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है। भरत मुनि सबसे प्राचीन विद्वान है, सबसे पहले विद्वान है काव्य शास्त्र के, बाद भी ध्यान रखेंगे। और इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्या नाम है, नाट्यशास्त्र। रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य का प्रस्तुत लक्षण किसने निर्धारित किया है, कुंतक ने, मम्मट ने, बामन ने या भामा ने। देखिए अगर मैं बात करूं भामा की, तो भामा ने इस कथन को कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा का कथन है और भामा अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है।
अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी या नागार्जुन? नागार्जुन को बाबा भी कहते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध का पूरा नाम आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध जो है ये फैंटेंसी का प्रयोग करने वाले हिंदी साहित्य में पहले कवि हैं। ठीक है, और चांद का मुंह टेढ़ा है जैसी रचना लिखने की हिम्मत अगर कोई कर सकता है हिंदी साहित्य में तो वो है मुक्तिबोध। ठीक है, हालांकि मुक्तिबोध मेरे हिसाब से या मुझे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि मैं एक तल और मतलब कि जो लय और ताल और छंद ये सब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ कविताओं में। मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब मेरी विचारधारा जो है, बाकी मुक्तिबोध बड़े अच्छे कवि हैं, उनके विचार कविताओं में आप देखें, अंधेरे में कविता पढ़ें, इनकी लंबी कविता है, वो फैंटेंसी शैली में लिखी गई कविता है, बड़ी ज़बरदस्त कविता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आते हैं व्यक्तिगत तौर पर। हालांकि बड़े अच्छे कवि हैं, मैंने इनको पढ़ा है मुक्तिबोध को। चांद का मुंह टेढ़ा है ये बड़ी ज़बरदस्त, वैचारिक मामलों में अगर मैं देखूं तो मुक्तिबोध जैसा मेरे हिसाब से उनके समकालीन कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन मुझे जो पसंद है, कविताएँ पसंद हैं जैसे कि जिसमें लय हो, ताल हो, तुक हो, ठीक है, ये सब। तो मुक्तिबोध जी का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है। आप बताओ, लोग जिस चांद से तुलना करते थे लड़कियों के मुखड़े की कि चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, उसी चांद को क्या कह दिया मुक्तिबोध ने? कितनी हिम्मत है, चांद का मुंह टेढ़ा है। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे कोई कभी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। चांद का मुंह कैसा है? टेढ़ा है। और चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है लिखने का एक प्रकार से जो सिलसिला रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध से शुरू हुआ। आगे देखिए, अगला प्रश्न, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम बताएं। या उनमें से एक नहीं है इनमें से। देखिए, प्रसाद, पंत और निराला, ये 3 स्तंभ तो हैं। अज्ञे जी छायावाद के कवि नहीं हैं। अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अज्ञे युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। अज्ञे ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं अज्ञे ने। अज्ञे एक मनोविश्लेषक, कहानीकार, उपन्यासकार हैं। और ना केवल उपन्यासकार कहानीकार हैं, बल्कि अज्ञे जो हैं वो एक कवि भी हैं और लेखक भी हैं। आप देखें, तमाम कविताएं आपको अज्ञे की मिल जाएंगी, बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जो हैं बड़े विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से अज्ञे एक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घा। अच्छा, 4 स्तंभ हैं कौन कौन? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 3 लोग जो हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। और एक कवित्री हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा। मैं इसीलिए आपको बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे आपको अभी चल रहा हूँ, स्पीड हमारी मेंटेन होती है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की अगर बात करें तो ये छायावाद की दुर्गा इनको कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी जी को। और निराला जी की बात करें तो निराला जी को छायावाद का शंकर कहा जाता है, इनको रुद्र का अवतार बताया जाता है। निराला जी ने ही पहली बार जो है छंदमुक्त कविताओं का लिखने का प्रणयन हिंदी साहित्य में शुरू किया। निराला जी दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। निराला जी के जीवन में बड़ी दुख आए। सरोज इनकी पुत्री थी, उनका देहांत हो जाता है, उसी दुख में सरोज स्मृति लिख देते हैं। सरोज स्मृति, प्रश्न पूछा जाता है कि सरोज स्मृति मतलब ये बताएं कि हिंदी का शोक गीत किसे कहते हैं? तो हिंदी का शोक गीत निराला जी की रचना है, सरोज स्मृति उसको कहते हैं। इनकी लंबी कविताएं बड़ी फेमस हैं, जैसे कि आप देखेंगे लंबी कविताओं में सरोज स्मृति भी लंबी कविता है। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। आसाद बीड़ा इनकी लंबी कविता है। तो ये निराला जी हैं। प्रसाद जी की बात करें तो इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक कहानीकार, ऐतिहासिक नाटककार के अलावा एक बड़े ज़बरदस्त कवि भी रहे हैं। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य, तो इनकी कविताओं में खास करके सबसे महत्वपूर्ण जो कविता रही है, मतलब सबसे जो विरह वाली कविता रही है, वो रही आंसू। हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है इनकी रचना आंसू को। इसके अलावा छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा छायावाद की अगर बात की, मतलब एक घूंट एकांकी इनकी सबसे पहली एकांकी रही है जयशंकर प्रसाद की। कई सारी विशेषताओं को अपने में समाहित करते हैं। अगर केवल इनकी विशेषताओं को आप देख लें, पढ़ लें, तो आप छायावाद के समस्त कवियों की विशेषताओं को पढ़ना, आप सोचिए कि पढ़ लिया आपने। तो जयशंकर प्रसाद सुंघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके,
और जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने गद्य में भी उतना काम किया और उससे ज़्यादा काम इन्होंने पद्य में किया, यानी काव्य में किया। इनकी सबसे बड़ी जो रचना है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है कामायनी, जो कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा अगर कोई स्थान रखता है तो कामायनी का आप दे सकते हैं। कामायनी छायावाद की रामचरितमानस आप उसको कह सकते हैं एक प्रकार से। जो महत्व भक्ति काल में रामचरितमानस को मिलता है, तुलसीदास जी की रचना है, वही महत्व प्रसाद जी की रचना कामायनी को मिलता है। ठीक है। पंत जी की अगर बात करें तो पंत जी भाई आप सभी को पता होगा, सुमित्रानंद पंत प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए। गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, झनकार, ये सब इनके काव्य संग्रह है पंत जी के। आगे देखिए, और इनको देखें, छायावाद का जो है ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, छायावाद का विष्णु कहा जाता है पंत जी को, छायावाद का शंकर कहा जाता है निराला को। क्लियर। आगे देखें, अगला प्रश्न है, घनानंद रीतिकालीन किस धारा के कवि हैं? तो देखिए, रीतिकाल में 3 धाराएं थी, एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध में आते हैं आपके केशवदास। केशवदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केशवदास जो हैं कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कठिन काव्य के प्रेत कौन है, तो आप बताओगे केशवदास। इनकी एक रचना है, उसका नाम है, भले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस रचना का नाम, छंदों का अजायब घर कहलाती है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी रचना छंदों का अजायब घर कहा जाता है, चूंकि इन्होंने छंदों का प्रयोग जबरदस्ती किया है उसमें, मतलब ना चाहते हुए भी मतलब अलंकार और उन सभी को ठूस ठूस करके अपनी रचनाओं में भर देते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करते हैं। निश्चित तौर पर केशवदास बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। इनके ऐसा विद्वान रीतिकाल में कोई नहीं था। इनके सामने टिकने वाला काव्य शास्त्री विद्वान कोई नहीं था हिंदी साहित्य में। मैं अभी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, चूंकि केशवदास बहुत जबरदस्त विद्वान थे, बहुत विद्वान आदमी थे, और यही विद्वता कहीं ना कहीं पे इनकी व्यवहारिकता में नहीं आ पाई। मतलब ये विद्वता इनकी रचनाओं में आप देखेंगे, लेकिन रचनाएं इनकी आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा लगेगा कि भाई हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ कर दिया है इन्होंने, ज़्यादा ज्ञान बता दिया है। तो ऐसे कुछ कम लोग इसको मतलब इनको पसंद करते हैं, जो है केशवदास जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कई बातें कहते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हैं। तो केशवदास रीतिबद्ध परंपरा से रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते हैं। रीति सिद्ध परंपरा की बात की तो एकमात्र, मतलब कि एकमात्र कह रहा हूँ, बिहारी लाल जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं, यानी कि रीतियों में बंद करके रचनाएं लिखते हैं। जानते सब कुछ हैं लेकिन मात्र 713 दोहे लिखे। बिहारी सबसे एकमात्र रचना लिखा, और हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य में अमर हो जाते हैं बिहारी लाल। ठीक है। सत सैया के दो हरे जो नावक के तीर, और देखर माँ छोटे लगे, वो काव करते हैं भैया, घाव करे गंभीर। तो बड़े जबरदस्त बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल को पढ़ते हुए एक तो आपको मजा आ जाएगा। रसिक कवि हैं बिहारी। और रीति मुक्त की अगर बात की तो घनानंद जी जो हैं वो रीति मुक्त परंपरा से, और तीनों कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, केशवदास, बिहारी लाल और घनानंद। घनानंद की प्रेमिका थी सुजान। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ रहते थे घनानंद, और उनको भगा दिया था घनानंद ने। भगा क्या दिया था, क्या हुआ कि एक बार सभी दरबारी लोगों ने कहा कि घनानंद जी जो हैं वो बड़े अच्छे गाते हैं। सुजान बड़ी अच्छी नृत्यांगना थी, डांस किया करती थी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। अब घनानंद महाराज उनसे प्रेम कर बैठे मन ही मन में। अच्छा, ये बात बताई नहीं थी कभी इन्होंने सुजान से कि सुजान बाबू मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, घनानंद जी ने कभी नहीं कहा था। तो हुआ क्या कि मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा जब घनानंद से कि प्रभु जी थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, तो घनानंद ने मना कर दिया। मोहम्मद शाह के दरबारी कबीर थे ये। ठीक है। तो जब मना कर दिया इन्होंने घनानंद जी ने, तो फिर दरबारियों ने कहा कि अरे प्रभु, मतलब साहब, मोहम्मद शाह रंगीले से जहाँ पना, ये आपके कहने पर नहीं गाएगा। तो बोला किसके कहने पर गाएगा? कहा कि सुजान से कहलवाओ, बड़ा अच्छा गाएगा ये। अच्छा, कहा अच्छा ऐसी बात है, सुजान को बुलाया जाए। सुजान आती है। सुजान बड़ी खूबसूरत भी थी। तो सुजान जब आती हैं दरबार में और कहती हैं घनानंद प्रभु महोदय गाइए, तो घनानंद जी गाते हैं, खूब गाते हैं, और मन मंत्र मुग्ध हो जाता है पूरा का पूरा जो समाज, मतलब जो पूरा वहाँ पर बैठे रहते हैं दरबारी, सभी लोग खुश हो जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले भी खुश हो जाता है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीले के अंदर चूंकि टसन थी किसकी, राजशाही की। कहा कि अरे हे देखो, ये मेरे कहने पर तो नहीं गाया, लेकिन एक नृत्यांगना के कहने पर, एक वेश्या के कहने पर इसने गाना गा दिया। अब क्या किया उसने, मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि भाई कुछ कहा होगा, डांटा मटा होगा घनानंद को। फिर घनानंद ने कहा कि तुम ही नहीं है, बहुत सारे लोग दरबारी जो है, बहुत सारे लोगों का शासन है, निकल जाऊंगा कहीं पर। श्रृंगार रस के से रिलेटेड रचनाएं करते थे ये बाद में। तो घनानंद चलते हैं और सुजान का हाथ पकड़ते हैं,
कहते सुजान चल, हम तुम आशियाना बसाएंगे कहीं पर जहाँ कोई नहीं होगा, केवल हम और तुम होंगे सिर्फ। सुजान का जैसे हाथ पकड़ा, सुजान ने कहा कि जहाँ हम और तुम सिर्फ होंगे वहां पर खाना खुराकी कैसे चलेगी, खर्चा कैसे चलेगा, मैं नहीं चलने वाली तेरे साथ। कहा कि तुमने पहले मुझसे कभी बताया था कि मैं तेरे से प्रेम करती हूँ? तो घनानंद कहे, अरे ये तो नहीं बताया था, लेकिन मैं करता तो हूँ, जग जाहिर है, सभी लोग कहते हैं, पूरा दरबार जानता है कि सुजान से केशोदास मतलब घनानंद प्रेम करते हैं। कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानती और बाकी लोग जानते कि नहीं जानती। तो सुजान मना कर देती जाने से, और झटका लगता है दिल पर घनानंद के, और वही झटका लेकर के चले जाते हैं, निम्बाक संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं, आजीवन शादी ना करने का वचन ले लेते हैं, और उसके बाद में रचनाएं करते हैं, सुजान हित, सुजान सागर, नाना प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। तो ये हैं घनानंद, बड़े रसिक कवि, बड़े श्रृंगारिक कवि। आगे देखें, तो घनानंद किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। आगे देखें, बिहारी के दोहों की भाषा क्या है? देखिए, जितने भी आपके रीतिकालीन कवि रहे हैं उनकी भाषा आप आंख मूंद करके लगाओ तो ब्रज भाषा आप लगा सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। तो बिहारी लाल, केशोदास, घनानंद, आलम बोधा, ये सब आप ब्रज भाषा लगाओ आंख मूंद करके, ठीक है। आप भक्ति काल में सूरदास को छोड़ दें, बाकी लगभग मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास और बाकी जितने भक्त कवि हुए हैं वो सब अवधि में लिखते थे, ठीक है। लेकिन रीत काल में ब्रज भाषा थोड़ा बढ़ने लगी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, बहुत प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी का जो समय काल है उसको कहते हैं रीतिकाल। अच्छा, विक्रमी से आपको सन में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता दूं। जैसे अगर आप 1700 को अगर आप सन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ईस्वी के सन में, तो 57 आप लेस कर दें। जैसे 57 आप लेस करेंगे, यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ हुआ 10, 10 में से 3 गए, यहाँ बचा 7 गए, यहाँ बचा 3, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा कितना 6, यानी 1643 ईस्वी से शुरू होता है, और आपका 200 वर्ष यानी कि 1843 तक चलता है आपका कौन? रीतिकाल। और 1843 के बाद में आपका आधुनिक काल लग जाता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं, ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर संवत की बात करें विक्रमी की, तो 1700 से लेकर के 1900, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितने भी डाटा आपको बताएंगे वो 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है? देखिए, साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है, तो ये इनकी है नहीं। कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। अंधेरे में किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, तुलसीदास कृत प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? देखिए, पद्मावत आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। भ्रमर गीत किसकी है? भ्रमर गीत सूरदास जी की है। और रामचरितमानस की अगर बात की है तो यही रामचरितमानस रचना जो है तुलसीदास जी की है। और हिंदी मतलब हिंदी की पूर्वी बोली जो है उसमें खास करके अवधी भाषा जो है, अवधी बोली में लिखा गया है रामचरितमानस, ठीक है। पद्मावत भी अवधी में लिखा गया है, लेकिन रामचरितमानस की अवधि संस्कृत निष्ठ अवधि है, और पद्मावत की अवधि जो है वो ठेठ अवधि है, ठीक है। भ्रमर गीत ब्रज भाषा में लिखा गया है, और ये सूरदास ने लिखा है। पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जो कि सूफी काव्य धारा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपने तमाम प्रकार की चौपाई को पढ़ा होगा। जैसे मात्राओं को गिनने की कैसे ट्रिक होती है, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये आपका कितना चरण हुआ? 2 चरण हुआ, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपकी होती हैं। मंगल आप लिखेंगे मंगल, तो जैसे मात्राओं को कैसे गिनेंगे? मंगल, और मैं भवन लिख दे रहा हूँ भवन। देखिए 1 2 3 4 5 6। अमंगल, अमंगल में कितना हो जाएगा? 4, तो 4 और 4 6 4 10। हारी, हारी में आपकी 4 मात्राएं। हारी की मात्रा कैसे गिनेंगे? देखें, जब बड़क मात्रा रहेगा तो 2 मात्रा, और बड़ी मात्रा तो 2 मात्रा, तो 4 मतलब कि यहाँ पर 4 हो गए, तो 4 4 8 और 8 4 14 मात्रा यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी। अच्छा, यहाँ पर अमंगल और मंगल में जो बूंदी रखी है इसका भी एक एक मात्रा गिनेंगे, तो आपका 16 मात्राएं यहाँ पर हो जाएंगी। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितना हो जाएगा? 16-16 मात्राएं एक एक चरण में होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के रचनाकार हैं? प्रगतिवादी तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रयोगवादी भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि, छायावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? वैसे कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी जो है ये लहर नामक कविता संग्रह में संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहर, झरना, कामायनी, ये चित्राधार, ये सब रचनाएं जानते हैं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में सबसे समयक दृष्टि आचार्य मम्मट की है। मम्मट ने काव्य प्रयोजन के कितने भेद बताए हैं? तो मम्मट ने काव्य प्रयोजन के 6 भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य है भरत मुनि, उसके बाद में भामा, उसके बाद में बामन, फिर ऐसे ऐसे आगे चल करके। देखिए भामा रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और मतलब भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भामा अलंकार संप्रदाय के, बामन रीति संप्रदाय के, औचित्य संप्रदाय के शायद क्षेमेंद्र हैं आपके या कुंतक हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। तो 7 कवियों का समूह होता है सप्तक, तो इसीलिए इसका नाम सप्तक है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद की शुरुआत हो जाती है। तो यानी प्रयोगवाद की शुरुआत कब से होती है? 1943 से होती है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है इनमें से, देखिए आंसू, लहर और झरना, ये देखिए आंसू, लहर, झरना, जितने भी पानी वाली चीज आ रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका घा ऑप्शन। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने की कला रीतिकाल की किस कवि में मानी जाती है? देखें तो बिहारी लाल जो है गागर में सागर भरने का काम करते हैं, इसीलिए इनके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसमें छोटी छोटी बात मतलब छोटे छोटे दोहे हैं इनके, और इन्हीं दोहों के माध्यम से मात्र 713 दोहा लिखा, कहीं कहीं पर 719, कहीं कहीं पर 721 मिलता है कि बिहारी सतसई में इतने दोहे हैं। मात्र एक रचना है पूरे के पूरे हिंदी साहित्य में बिहारी की, बिहारी सतसई, और उसी में मात्र 713 दोहे हैं। और उतना ही लिख करके हिंदी साहित्य में आप देखें, आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे तो भी बिहारी ने आप मिले होंगे, 10 में, 11 में, 12 में, बिहारी को आप निकाल ही नहीं सकते काव्य में। आप बीए पढ़ें, एमए पढ़ें तो बिहारी आपको जरूर मिलेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे तो बिहारी को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और विश्व साहित्य में अमर है बिहारी, ये बात ध्यान रखेंगे। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करत है नयन ही सो बात, ये है बिहारी, ठीक है। बिहारी ने ही कहा था क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। राजा को डांटते हैं ये, कहते कि अभी से तुम जो है मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ पर रहते थे, दरबारी कवि थे ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, घनानंद के काव्य में कौन सा रस प्रधान है? तो घनानंद के काव्य में आप सभी को पता होगा श्रृंगार रस जो है वो प्रधान रहता है, श्रृंगारिक आदमी है घनानंद, मैंने आपको इनकी लव स्टोरी सुना ही दी थी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा माना जाता है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा माना जाता है किसको? प्रेमिका सुजान, जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, उन्हीं की वजह से इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ करी और खूब लिखा। जैसे तुलसीदास की पत्नी थी, आपको पता होगा रत्नावली। रत्नावली एक बार बिना बताए तुलसीदास से चली जाती हैं अपने मायके यानी कि अपने नैहरे, और जब वो चली जाती हैं फिर उसके बाद में क्या होता है कि तुलसीदास जी आते हैं अपना भिक्षा उच्छा मांग करके, फिर देखते हैं घर पर कोई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि भाई कहाँ चली गई। वो ढूंढते ढूंढते जो है उसको रत्नावली को पहुंच जाते हैं रत्नावली के घर। अब जब जाते हैं वहाँ पर तो रास्ते में समुद्र नदी पड़ती है, नदी को पार करने के लिए सरयू नदी पार करने के लिए सरयू नदी पड़ती है यहाँ पर गोंडा में, तो गोंडा में ही रहते थे, आत्माराम दुबे के यहाँ पर पैदा हुए थे तुलसीदास। तो जब जाते हैं तो उसी में मुर्दा एक तैर रहा होता है, उसी पर बैठ करके निकल जाते हैं, रात्रि का समय था, और जाते हैं उधर से तो पल्ला बंद होता दरवाज़ा, तो पीछे से जाते हैं और उसके बाद में सांप एक लटक रहा होता है उसी पर, उसी को पकड़ करके निकल जाते हैं, और जा करके रात में अंदर पहुंचते हैं। जब रत्नावली को बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में कहती हैं कि इतना प्रेम जितना तुम मुझसे करते हो, उतना प्रेम अगर प्रभु से करते, भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, ठीक है। और इस पर उन्होंने कहा कि अस्थि चरम में देह मम तामय ऐसी प्रीति, यानी हड्डी और मांस
से बना हुआ मेरा शरीर है और इसमें तुम्हारी इतनी प्रीति है, इतना प्रेम करते हो, तो अगर आप यही प्रेम भगवान से करते तो आपका मोक्ष हो जाता। तुलसीदास जी उसी समय से प्रण ले लेते हैं जैसे भगवान शंकर ने लिया था कि जो है शिव संकल्प कीन मन माही यह तन सती भेंट अपनाही। ऐसे ही तुलसीदास ने संकल्प लिया कि रत्नावली मतलब तुलसी संकल्प कीन मनमाही रत्नावली भेंट बनाही, इस तरीके से संकल्प करते हैं और निकल चलते हैं भैया। तो ये थे तुलसीदास और ये थे घनानंद। तो जितने भी आप देखेंगे चाहे तुलसीदास, अच्छा तुलसीदास और घनानंद में बड़ा अंतर है, ठीक है। घनानंद का अलग टाइप का प्रेम है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पतित्व प्रेम जो है आपका तुलसीदास में दिखेगा, और एक प्रेमिका वाला प्रेम दिखेगा जैसे आप लोग करते हैं कॉलेज में, तो वो प्रेम आपको दिखेगा घनानंद के यहाँ, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर करी है? तो उन्होंने दोहा चौपाई पद्धति पर करी है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक है। और प्रश्न कई बार पूछा गया है, दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड, ठीक है। और चौथा कांड है आपका किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठवां कांड है आपका लंका कांड, सातवां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड को ही ज्ञान कांड कहा जाता है, लंका कांड को युद्ध कांड कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 बेर खाती है, यह 3 बेर खाती है, नमक जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो ये 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, नमन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है, इस पद में यमक अलंकार है, ठीक है। इसमें जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ऐसे ही इसमें आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर 3 बेर का मतलब अलग अलग है। 3 बेर मतलब एक होता है कि जो है 3 जो है बैरी का फल है, यानी बैर एक फल होती है, ठीक है। तो वो 3 की संख्या में बैर बैर खाती हैं। और क्या दूसरे 3 बेर का मतलब होता है यहाँ पर, क्या दूसरे 3 बेर का मतलब होता है कि 3 बार खाती हैं, ठीक है। तो 3 बार वो 3 बेर होता है अवधि में। बेर को मतलब कहते हैं कि 3 बियर खाए हो, बियर मतलब होता है, बियर माने पिए वाला बियर नहीं, बियर के मतलब होता है कि कई चक्कर खाए हो, कितनी बार आपने खाए। तो 3 बार एक शब्द है, 3 बार, और एक है 3 बेर, ठीक है। एक फल वाला एक ये, क्लियर। आगे देखिए, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। परमाल लासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, बिल्कुल आदिकाल की रचना है परमाल लासो। अच्छा, आदिकाल की बात की है तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, भक्ति काल को। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंद बरदाई द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का नाम है? बीसलदेव रासो, पद्मावत, कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है और पद्मावत, कीर्तिलता की कीर्ति पताका ये सब विद्यापति की रचनाएं हैं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब चंद्रबरदाई की रचना जो इनमें से है वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोरखनाथ का संबंध किससे है? नहीं, सिद्ध साहित्य से नहीं है, रासो साहित्य से भी नहीं है, नाथ साहित्य से है। अच्छा, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य ये सब आदिकाल में ही है, ठीक है। नाथ साहित्य से नवनाथों में से एक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, ये भी बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? बताएं। अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई, नरपति नाल है या जल्लड़? बताएं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल, अब्दुल रहमान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत काव्य के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, कबीरदास संत काव्य के अंतर्गत आते हैं, जयदास भी आते हैं और दादू दयाल भी आते हैं। संत काव्य का मतलब ये है कि जो सूफी परंपरा से नहीं है, इसके अलावा ना तो वो सगुण भक्ति परंपरा से है। यानी कि ऐसे कवि, देखें भक्ति काल में, मैं आपको समझा दूं एक बार, भक्ति काल जो है वो 2 भागों में आप बांट करके पढ़ें। पहला होता है आपका निर्गुण पंथ यानी कि निर्गुण धारा, और एक होती है सगुण धारा। तो सगुण धारा का संबंध तो दूर दूर तक नहीं है संत काव्य से। सगुण में 2 ही शाखा है, कृष्ण भक्त शाखा। आप सूरदास के बारे में जानते हैं, वो इसके प्रवर्तक रहे हैं। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे।
विट्ठल लाल ने अष्टचाप के कवियों का संग्रह किया था और उसी के सदस्य थे सूरदास जी। ठीक है। पुष्टमार्ग का जहाज भी कहा जाता है सूरदास जी को। अब मैं आपको बताऊं कि अगले जो कवि हैं आपके, सॉरी, अगला जो आपका संप्रदाय है सगुण का, वो है राम भक्त शाखा। राम भक्त शाखा में आप देखेंगे तुलसीदास जी प्रवर्तक हैं। तो ये, इनको तो आप देख लीजिए, तो ये तो आप जानते हैं। लेकिन भक्ति काल में जो निर्गुण धारा है, निर्गुण में भी दो खंड है। एक है आपका जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा या सूफी काव्य धारा, और एक है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो बाद में आती है, तो इसको प्रेमाश्रयी कर दीजिए, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी और ये जो आपके जितने भी प्रेम सूफी काव्य धारा से रिलेटेड हैं वो सब। ठीक है। और जो आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, उसी को संत काव्य शाखा कहते हैं। तो उसमें कबीरदास, रैदास और दादू दयाल का नाम आता है। जबकि तुलसीदास जो है वो राम भक्त शाखा से हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन है, निखा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? देखिए कृष्ण गीतावली, देखिए रामचंद्र का जो रचना है वो किसकी है? रामचंद्र का रचना केशवदास की है, मैंने आपको बताया था। तो रामचंद्र का किसकी है? केशवदास की है। जानकी मंगल, विनय पात्रिका और कृष्ण गीतावली, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। क्लियर। वैसे तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सूफी कवि नहीं कहलाता? देखिए मुल्ला दाऊद सूफी कवि हैं, और इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी भी सूफी कवि हैं, और नूर मोहम्मद भी सूफी कवि हैं। या प्रेमाख्यानक कवि बोले, सूफी कवि बोले, या निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा का कवि बोले, तो भी आप लगाएंगे ये तीनों हैं। शेख निसार वगैरह भी हैं इसी के, कुतुबन मंझन जायसी, ठीक है, ये सब हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जिनका नाम है, ये इनको आप जानते होंगे। रहीम दास को अगर आप जानते हैं तो वही रहीम दास जी जो हैं वही हैं अब्दुल रहीम खान खाना। आपने पढ़ा होगा इनका दोहे, इनके दोहे पढ़े होंगे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो ये मलिक मतलब ये अब्दुल रहीम खान खाना ने ही लिखा है। रहीम दास इनका नाम है। रहीम दास बेसिकली ये भक्ति काल के कवि हैं, और रहीम दास बड़े अच्छे मित्र थे किसके? तुलसीदास जी के। और आपको बता दूं तुलसीदास जी के बड़े अच्छे मित्र थे रहीमदास। और रहीमदास ने कहा भी कई बार कि चलो अकबर के यहाँ पर आपकी नौकरी लगवा दूं, 9 रत्नों में से एक रत्न आप बन जाओ। तो तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया। तो तुलसीदास जी ऐसे कवि थे। रहीमदास जी ये रहा करते थे अकबर के दरबार में, 9 रत्नों में से एक थे। क्योंकि इनके पप्पा जो थे, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी जो थे, इनके अब्बा, उनका नाम था बैरम खान। बैरम खां आपको पता होगा, वो अकबर जब छोटे से थे तो हेमू से युद्ध हुआ था। 9 साल की अवस्था में जब अकबर थे, तो उस समय बैरम खान जो थे उन्होंने ही युद्ध लड़ा था और हेमू को पराजित किया था। हिंदू शासक था हेमू और मुस्लिम शासक था जो है अकबर। अकबर के बप्पा थे हुमायूं। हुमायूं जो थे वो वैसे ही लड़खड़ाते लड़खड़ते जीवन भर रहे, और भाइयों के चक्कर में अपना पूरा सब खत्म कर लिए और मर गए सीढ़ियों से गिरते हुए। लेकिन जो ये है मतलब इसके बाद में बैरम खान जो था सेनापति था, वो कमान संभालता, तो उसी बैरम खान के पुत्र थे रहीम दास। तो इनको 9 रत्नों में से एक जगह दी गई थी, विद्वान आदमी भी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहीम सूफी कवि नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में संत कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो रामचरितमानस में संकलित हैं, या फिर सूरसागर में। देखिए रामचरितमानस जो है इसमें संत कवियों की रचनाएं नहीं संकलित हैं। ये रामचरितमानस से भगवान श्री राम के बारे में संपूर्ण जीवन की गाथा उनकी है। सूरसागर इसमें भी नहीं है। पद्मावत, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता, गुरु ग्रंथ साहिब में ही संत कवियों की रचनाएं जो है संकलित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध अष्टचाप से नहीं है? देखिए अष्टचाप के कवियों में जो है कौन शामिल नहीं है? प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए अष्टचाप के कवियों की अगर बात की जाए तो चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास शामिल है, गोकुल दास शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, इस पद के रचयिता कौन है? तो कुंभन दास इस पद के रचयिता है। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, ये पद किसने लिखा है? कुंभन दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन से, तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो तुलसीदास जी ने अवधी में करी है, ब्रज भाषा में करी है, संस्कृत में भी इन्होंने संस्कृत के छुटपुट आपको मिलेंगे, भोजपुरी में इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन है, निका ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है?
पुष्टि मार्ग का जहाज किस काल कवि को कहते हैं? सूरदास जी को कहते हैं। किसने कहा था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था। तो कौन है विट्ठलनाथ? सूरदास जी के पिता, मतलब सूरदास जी के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य, उन्हीं के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। अष्टछाप के कवियों का संग्रह जो किया था वो विट्ठलनाथ ने ही किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और अष्टछाप के कवियों में सूरदास जो हैं वो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को बाणी का डिक्टेटर कहा गया है? तो भक्ति काल के कबीरदास जी जो है उनको बाणी का डिक्टेटर कहा गया है। किसने कहा है? किस आलोचक ने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा सूर्य को क्या कहते हैं? सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि राम भक्त शाखा के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, राम भक्त शाखा के अंतर्गत कौन नहीं आता, यानी कि 3 लोग आते हैं, 1 लोग नहीं आते हैं। तो इनमें जो नंददास हैं वो वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड हैं, ये राम भक्त शाखा के अंतर्गत नहीं आते। बाकी अष्टयाम लिखने वाले नाभादास, अग्रदास और प्राणचंद्र चौहान, ये सब भक्ति काल की राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, नंददास नहीं आते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत उत्तर छांटिए। देखिए, रामचरितमानस जो है अवधि में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। पद्मावत भी अवधि में है, बिल्कुल ठीक है। सूर सागर ब्रजभाषा में, बिल्कुल ठीक है। विनय पात्रिका अवधि में नहीं है। विनय पात्रिका मैंने आपको बताया था ये ब्रजभाषा में है, लेकिन लिखा किसने? तुलसी ने ही लिखा है इसको, तुलसीदास जी ने ही लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत उत्तर क्या है इनमें से? घा वाला गलत है, मिलान। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किससे है? शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है गोस्वामी वल्लभाचार्य जी से। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य ये सूरदास जी के गुरु हैं, ध्यान रखेंगे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और निम्बार्काचार्य की अगर बात की है तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं। तो ये शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, अलवारों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो अलवारों की संख्या एक तो 12 है और एक 63 कहीं कहीं पर बताई जाती है, लेकिन 12 जो है ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा शोध ग्रंथ बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी लाल है, बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता माने जाते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा को लिखा है कवि गंग ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को कलाकाल किसने कहा? रीति काल को कलाकाल किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। रीति काल को कलाकाल कहने का नाम, मतलब कि कहने के वाले जो विद्वान है उनका नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा कलाकाल। मिश्र बंधुओं ने तो अलंकृत काल कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। और आदि काल को, सॉरी, रीति काल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताएं। देखिए, दूल्हा कवि कुलकंठाभरण, ठीक है। मतिराम ललित ललाम रचना मतिराम की है। केशवदास श्रृंगार निर्णय, ये आपका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये गलत युग्म है। जसवंत सिंह भाषा भूषण, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है, बाकी ये गा वाला गलत है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। कामायनी किस युग की रचना है, बताएं। कामायनी आपको पता होगा किसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो जाहिर सी बात है भारतेंदु युग के छायावाद के प्रवर्तक है, तो छायावाद के ही होंगे कामायनी। छायावाद की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपातकाल की अनुगूंज इनमें से किस कवि की कविता में सुनाई देती है? तो आपातकाल की अनुगूंज जो है वो अनामिका कविता में सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनामिका को किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हरिवंश राय बच्चन किस तरह के कवि माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो हालावादी कवि हैं। ठीक है, हाला मतलब शराब होती है, हालांकि शराब को कभी हाथ नहीं लगाया हरिवंश राय बच्चन जी ने, लेकिन शराब पर इन्होंने एक रचना लिखी है मधुशाला। कभी पढ़िएगा फुर्सत से मधुशाला रचना को, बड़ी अच्छी रचना है। कि जो व्यक्ति शराब एक घूंट नहीं पिया है जीवन में, और वो व्यक्ति शराब के बारे में इतना अच्छा लिख देगा, आप कभी सोचे नहीं होंगे। शराबियों को नहीं पता होगा उतनी बातें जितना उन्होंने बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कविता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नई कविता आंदोलन की शुरुआत हुई है 1953 से। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1943 से प्रयोगवाद शुरू होता है और 1953 तक चलता है। ठीक है, और 1953 के से ही शुरू हो जाती है नई कविता आंदोलन, और नई कविता आंदोलन 1960 तक चलता है 1953 से। ठीक है, और 1960 के बाद जो है वो सठोत्तरी कविता की दौर होती है, समकालीन कविता जिसको बोलते हैं सठोत्तरी कविता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1953, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का संबंध प्रगतिवादी कविता से नहीं है? बताएं। देखिए, प्रगतिवादी कविता का संबंध किससे नहीं है? तो ये तो बढ़िया प्रश्न है। प्रगतिवादी कविता का संबंध किससे नहीं? देखें, शोषक का विरोध बिल्कुल किया है, शोषण का विरोध किया है, शोषक के प्रति आक्रोश का भाव है, शोषित के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों ठीक बात है। शोषक के प्रति सहानुभूति नहीं है, शोषक शोषित के प्रति सहानुभूति, जिसका शोषण हो रहा है उसके प्रति सहानुभूति, लेकिन जिसने जो जो कर रहा है उसके प्रति विरोध है, उसके प्रति सहानुभूति नहीं। तो इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रगतिवादी कविता से रिलेटेड विचारधारा या विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद से संबंधित नहीं लगती है? छायावाद से देखें, छायावाद में वैसे तो वैदेही वनवास जो है हरिओत जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना वैदेही वनवास, यही नहीं संबंधित है। बाकी पल्लव, सानिधनी और राग बिराग, ये तीनों रचनाएं छायावाद से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध माने जाते हैं, तो मुक्तिबोध जो हैं वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रयोगवादी कवि है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन खा करेक्ट आंसर होगा। अगला कवि है, इनमें से किस लेखक की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का नहीं, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने भी लिखा। तो ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, पैसाची अपभ्रंश का संबंध है हिंदी भाषा से या सिंधी भाषा से या उड़िया भाषा से या जनजातीय बोलियों से? बताएं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, आपकी परीक्षा माइनर हो रही है, मेजर हो रही है, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, लिखित है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखें, प्रश्न है आपका, पैसाची अपभ्रंश का संबंध है, पैसाची अपभ्रंश का संबंध है किससे भाई? उसका संबंध है पैसाची अपभ्रंश का सिंधी भाषा से, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी बोली के, देखिए, हिंदी भाषा की मतलब कि पांच बोलियां, पांच उपभाषाएं हिंदी भाषा की, एक है राजस्थानी हिंदी, एक है पूर्वी हिंदी, एक है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, एक है बिहारी हिंदी, ठीक है, और एक है आपकी क्या बोलते हैं, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और एक है आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो ये आपकी पांच हिंदी की बोलियां हैं, और इन्हीं पांच से अलग अलग बोलियां बनी। जैसे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे मारवाड़ी और मेवाती और मालवी, ये तीन बोलियां जो हैं आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। और जबकि मैथिली जो है ये बिहारी बोली है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं मात्र, और बिहारी हिंदी की भी तीन बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, और पश्चिमी हिंदी की पांच बोलियां हैं। ठीक है, बांगरू वगैरह, खड़ी बोली, ये सब वहीं की हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये आपकी जो है मतलब उसकी हैं बिहारी हिंदी की बोलियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवधी बोली के क्षेत्र में नहीं आता? उन्नाव, बहराइच, सीतापुर, ये तीनों आते हैं। गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, ये सब आते हैं आपके किसमें, जो है श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब आपके अवधी इलाके हैं। ये कानपुर अवधी का इलाका नहीं है, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का स्थान मिला है? तो किसको मिला है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, भोजपुरी को नहीं मिला है, राजस्थानी को नहीं, ब्रजभाषा को भी नहीं मिला है, मैथिली को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बांगरू बोली का प्रमुखता संबंध है। बांगरू का संबंध किससे है? बांगरू की बोली जो है हरियाणा में बोली जाती है, इसीलिए इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसको खड़ी बोली ही बताते हैं। अगला प्रश्न है, या तन्ने मन्ने जो बोलते नहीं वही। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परिगणित नहीं होता? बताएं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो हिंदी भाषी राज्यों में पंजाब जो है नहीं गिना जाता है, बाकी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ही हिंदी भाषी प्रदेशों के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचयिता।
ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भाषा विज्ञान पर पुस्तक नहीं लिखी है? देखिए, भाषा विज्ञान पर जयशंकर प्रसाद ने पुस्तक नहीं लिखी है, बाकी बाबूराम सक्सेना ने लिखी है, उदय नारायण तिवारी जी ने भी लिखी है, और देवेंद्र शर्मा की भी पुस्तक है भाषा विज्ञान पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भाषा विज्ञान पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समाचार पत्र नहीं है? देखिए, दैनिक जागरण समाचार पत्र है, नव भारत टाइम्स भी है, और दैनिक भास्कर भी है। इंडिया टुडे जो है ये समाचार पत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 में इस ये रचना लिखी गई। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? बताएं, बढ़िया प्रश्न है। वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो कुल मिलाकर के वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में जो है 24 मात्राएं होती हैं, ओके। रोला छंद में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला छंद है आपका कुंडलिया। अच्छा, कुंडलिया जो छंद है आपका, ये रोला और दोहा दोनों को मिला करके बनता है कुंडलिया। तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक छंद मतलब जाति का छंद कौन सा है इनमें से? देखिए, दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी जो है मात्राएं जो थी 11 मतलब पहले और तीसरे की, और बाद के 13 और 13 जो है तीसरे और मतलब कि दूसरे और चौथी की 13 मात्राएं, और पहले और तीसरे की 11-11 मात्राएं होती हैं दोहे में, ठीक है। और इसका उल्टा कर दो तो दोहे का उल्टा कौन बनता है? सोरठा बनता है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? तो पिंगल मुनि है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भक्ति काल के कवि कौन है? बताएं सभी लोग, भक्ति काल के कवि कौन है इनमें से? देखिए, चंद बरदाई आदिकाल के कवि हैं, तो ये होंगे नहीं। घनानंद रीतिकाल के हैं, तो ये भी नहीं है। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, ये भी नहीं है। कबीरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बात का विरोध कबीर ने किया है? बाह्य आडंबर का भी विरोध किया कबीर ने, और मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किया है। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे, ए और बी दोनों का विरोध किया कबीर ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है? तो देखिए, कबीरदास की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है। सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इनकी भाषा जहाँ जहाँ पर जाते थे वहीं वहीं की भाषा इनमें आप देखेंगे तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, जितनी भाषाएं आप जानते हैं हिंदी वाली, सब के फुट कहीं मतलब कि सबके शब्द कहीं ना कहीं पे इनकी भाषा में मिले जुले आपको मिलेंगे। कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सभी भाषाओं का मिक्सचर चलाते हैं, ठीक है, मिक्सअप करते हैं। जैसे कि डीजे, जैसे आजकल जो है बोलते हैं डीजे मिक्सर, रिमिक्स जिसको बोलते हैं, नहीं भूल गया था मैं, डीजे पे बोलता नहीं, रिमिक्स बाई फला फला फला, उसमें डीजे जगन्नाथ ऐसे करके बोलते नहीं डीजे में। बारातों वगैरह में अगर आप सुनते होंगे गाना तो जानते होंगे। तो ऐसा ही कबीरदास की भाषा में ऐसे ही रिमिक्सिंग की गई है, रिमिक्स हो गया है सब कुछ, जितना भी है नाथ और सिद्ध साहित्यों के यहाँ सब रिमिक्स कर दिया है कबीरदास जी ने। बड़े अच्छे विद्वान थे कबीरदास, कभी पढ़े में मजा आ जाता है। डरते एक पैसा का नहीं थे किसी से, चाहे जो हो अपने आप में, चाहे साधु महात्मा पुजारी हो कहीं के, चाहे आप मुल्ला मौलवी हो कहीं के, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हैं, धड़ल्ले के साथ धोए हैं पूरा। हिंदू मुस्लिम धर्म में तो एकदम से जितनी कुरीतियाँ थीं, जितनी बुराइयां थीं, सब में कबीरदास ने धोया है एकदम से, और साबुन आबुन लगा करके धोया है बढ़िया से। आप देखें, कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय। तो क्या, और मतलब जो मैं को लगाते हैं उसके बारे में कहा गया कि क्या बहरा हुआ खुदाए, ऐसे आप बताओ। मुस्लिम का जो एक प्रकार से जो रोजा रहते हैं और जो अजान वगैरह होती है उस पर तर्क कर दिया, उसका खंडन कर दिया कबीरदास, ऐसे विद्वान। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, कहा कि मूर्ति पूजा के विरोध में कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, कि भाई उससे तो चकिया भली है कि वो संसार खा रहा है उसको पीस करके। तो ऐसा विरोध किया उन्होंने। मतलब आप देखेंगे यही नहीं, बहुत सारे, वो कहते हैं कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव,
और गले राम की जीवनी जित खींचे तित जाऊं, मतलब कि मैं, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम परमात्मा है जो ना तो दिखते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, ठीक है, बिन पग चले सुने बिन काना, वो वाले जो है राम है। अच्छा, तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं, क्योंकि तुलसीदास निर्गुण सगुण सभी को समाहित कर लेते हैं अपने आप में, ठीक है, जितने भी विद्वान हैं सभी की बातों को रखते हुए सभी को समाहित कर लेते हैं, सारे जितने भी नियम कायदे। अगर आप हिंदू धर्म में कुछ नहीं जानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में, आप केवल रामचरितमानस पढ़ लें तो आप सारी चीज़ों को जान जाएंगे, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने वो काम किया। कबीरदास का अपना काम है। तो पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है, किसकी? कबीरदास की। आगे देखेंगे तो बुरा मत मानिएगा कि मैंने किसी धर्म के बारे में मैं कुछ बुराई किया हूं, ना हिंदू धर्म का ना मुस्लिम धर्म का, ये कबीरदास जी ने कहा है। तो मैं ये बता रहा था कि भाई कबीरदास डरते वरते नहीं थे, जैसे आजकल अभी आप किसी तरह, जैसे मैंने ही अभी बोला, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं किसी धर्म पर टिप्पणी कर सकूं, ना 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 ना, मैं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाऊं। लेकिन कबीरदास उस समय आप देखो इतने हिम्मती कि उन्होंने जितने धर्म थे उस समय सभी की बुराई जितनी थी धर्मों में, उन्हीं कुरीतियों पर बुराइयों पर गहरा प्रभाव, मतलब कि प्रहार किया, ठीक है, वो थे कबीरदास। तो इस तरीके से कबीरदास जी के बारे में आप जाने। कहते हैं दुल्हिन गावहु मंगल चारे, कबीरदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर बढ़िया काम किया, लेकिन जैसा आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर से खफा रहते थे, कबीर को वो कभी मानते ही नहीं है। कवि की जो मानदंड है, कवि के जो एक प्रकार से आधार होता है कवि बनने का, या कवि के जो मापदंड होते हैं, वो बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कबीर के वहाँ पर वो नहीं है, और इसीलिए कबीर को कवि मानते ही नहीं है आचार्य शुक्ल, ठीक है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको कहते हैं कि भाई ये कवि नहीं, एक संत हैं, और कबीरदास स्वयं भी कहते हैं कि मैं पहले एक संत हूँ बाद में एक कवि हूँ, ठीक है। का करेक्ट आंसर हो जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया खूब ज़्यादा कबीर पर। और आप देखेंगे आचार्य शुक्ल ने काम किया तुलसीदास पर, और मलिक मोहम्मद जासी पर खूब काम किया है आचार्य शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है? तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने आप ही दियो बताए। तो इसमें गुरु की महानता उन्होंने बताई है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरी मोती मानस चून, कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है भैया श्लेष अलंकार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताओ, मैं और चीज़ें बताता हूँ, जैसे या मुरलीधर की अघरान अधरान धरी, अधरान धरोगे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है इसमें। अच्छा, ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि भ्रांतिमान अलंकार आप देखते हैं, संदेह अलंकार में की एक उदाहरण बताओ, जैसे कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कांड हैं, आप ध्यान रखिए कौन कौन सा कांड। पहला कांड आपका देखें, अगला प्रश्न है, मानस में अयोध्या कांड किस क्रम में आता है? अयोध्या कांड दूसरा कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा जो है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, और सातवां आपका उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विनय पात्रिका की भाषा क्या है? विनय पात्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो मानस का सबसे बड़ा कांड है सबसे पहला कांड, यानी बाल कांड सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड आपका पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे सबसे छोटा कांड आपका कौन सा पड़ेगा? किष्किंधा कांड 30 दोहों का मात्र है। अरण्य कांड 45 दोहों का, सुंदर कांड आपका 60 दोहों का है। अगला प्रश्न है, मानस की काव्य शैली क्या है? मानस की काव्य शैली महाकाव्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सॉरी, मानस की काव्य शैली जो है प्रबंध काव्य की है, प्रबंधा काव्य है, और महाकाव्य तो है ही,
ठीक है, लेकिन ये प्रबंध काव्य है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हो गया है। देखिए, प्रबंध काव्य वो होता है महाकाव्यात्मक शैली जो होती है, महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका लगा देंगे खा, ऑप्शन इज राइट आंसर। या तो आप खा भी लगा सकते हो, गा भी लगा सकते हो, कोई मतलब कि घा लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रबंध शैली वही होती है जिसमें महाकाव्य लिखे जाते हैं। मुक्तक में जैसे कि छोटे छोटे पद लिखे जाते हैं, चुटपुल। तो प्रबंध काव्य शैली में लिखा गया मानस, रामचरितमानस एक महाकाव्य। आपसे पूछा था मानस क्या है, तो आप बताते हैं महाकाव्य है। ठीक है, लेकिन किस शैली में पूछा गया है, शैली प्रबंध शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानस का अंगिरस क्या है, तो मानस का अंगिरस है शांत रस। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से मानस के किस कांड को ज्ञान का दीपक मतलब ज्ञान दीपक कांड कहते हैं। उत्तरकांड में खूब ज्ञान मिलेगा आपको, तुलसीदास जी ने खूब ज्ञान बताया उत्तरकांड में। उत्तरकांड को पढ़ लीजिए, बहुत ज्ञान है उसमें। अगला प्रश्न, पराधीन सपने सुखनाही किस रचना की पंक्तियां हैं। तो पराधीन सपने सुखनाही ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अगला प्रश्न, तुलसी की रचना नहीं है। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसी की है, विनय पात्रिका और कृष्ण गीतावली ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। बीजक जो है ये कबीरदास की रचना है, ध्यान रखिए। बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न, समन्वय का कवि किसे कहा जाता है। समन्वय का कवि किसको बोलते हैं, तुलसीदास को समन्वय का कवि बोलते हैं। समन्वय की विराट चेष्टा किसमें है, तुलसीदास जी में है। अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन तुलसीदास के संदर्भ में कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई जो है फिर भारत में सबसे बड़ा महापुरुष हुआ है, वो है तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, आगे देखें। तुलसी बहुत ही विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तुलसीदास भवसागर से तरने का उपाय क्या बताते हैं। तो तुलसीदास भवसागर से तरने का उपाय बताते हैं, भक्ति करके आप भवसागर से तर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिए मीन बर बार बिहीना किसकी पंक्ति है। तो जिए मीन बर बार बिहीना ये तुलसीदास जी की पंक्ति। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। तुलसी के पिताजी का क्या नाम था, तो तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे जी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो मैंने ये प्रश्न शायद आपको बताया भी है, लहर काव्य संग्रह में संकलित है ये। खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था। प्रसाद जी के पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेसोला की प्रतिध्वनि किस ऐतिहासिक चरित्र को आधार बना करके लिखी गई है। तो ये झील को जो है बना करके लिखी गई है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके निबंध में पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुकुटधर पांडे जी के निबंध में पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम था। तो कलाधर के नाम से रचनाएं लिखते थे जयशंकर प्रसाद शुरुआत में। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं। कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निराला का काव्य संग्रह नहीं है इनमें से। देखिए, परिमल, गीतिका, अनामिका ये तीनों काव्य संग्रह किसके हैं, निराला जी के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, जबकि बीड़ा जो है ये काव्य संग्रह किसका है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। 1918 में जो है इसका प्रकाशन होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंत जी का काव्य संग्रह बीड़ा, पल्लव, गुंजन ग्रंथि। ठीक है, आगे देखिए, मुक्तक मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है। मुक्त छंद का प्रवर्तन सबसे पहले किया है किसने, उन्होंने निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्दे बीणा वादनी वर्दे। ठीक है, ये निराला जी की ही पंक्तियां हैं, कविता है एक। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अगला प्रश्न, पेसोला की प्रतिध्वनि किस ऐतिहासिक चरित्र को आधार बना करके लिखी गई है। तो पेसोला की प्रतिध्वनि जो है ये महाराणा प्रताप को आधार बना करके लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता जो है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये किस में संकलित है भैया, परिमल काव्य संग्रह में संकलित है, जागो फिर एक बार। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भिक्षु सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी कविता नहीं है, कौन सी लंबी कविता नहीं है इनकी निराला की, बताएं। तो कौन सी लंबी कविता नहीं भैया, लंबी कविता देखिए, सरोज स्मृति लंबी कविता है, और राम की शक्ति पूजा भी लंबी है, और कुकुरमुत्ता भी लंबी कविता है। जबकि भिक्षुक जो है ये लंबी कविता नहीं है। वह आता डोटूक कलेजे का करता पछताता पथ पर, साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से उमलते हुए पेट को चलते दायना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं की पी कर रह जाते। बड़ी ही दयनीय स्थिति की कविता है।
पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा है, लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को मुंहफटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता डोटूक कलेजे का करता पछताता पथ पर। ठीक है, तो ये कविता किसने लिखा है? जैसे इन्होंने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आगे देखेंगे, अगला है प्रिय स्वतंत्र रव। पंक्ति में रव शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर खा लिख गया, खा काट दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव पंक्ति में रव का क्या अर्थ है? रव शब्द का क्या अर्थ है? रव का मतलब होता है ध्वनि। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं जूही की कली। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो निराला जी ने किया है मतवाला पत्रिका का संपादन। अच्छा, मतवाला पत्रिका का संपादन पहले शुरुआत में महादेव प्रसाद सेठ और शिवपूजन सहाय, इन दोनों ने किया था इससे पहले, और इसके बाद में इसका संपादन किया है इन्होंने, निराला जी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। अच्छा, रूपाप पत्रिका का संपादन किसने किया? रूपाप पत्रिका का संपादन किया था सुमित्रानंद पंत जी ने। ठीक है, इसके अलावा कवि बचन सुधा की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। प्रतीक पत्रिका के संपादन बात करें तो आज्ञे जी ने इसका प्रकाशन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी बातों को। आगे देखिए, निराला की रचना है। निराला की रचना कौन सी है? देखिए, निराला की बात करें तो संध्या सुंदरी इनमें से निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम रश्मि और आपके पाठ्यक्रम में संकलित है या पहले संकलित थी मुझे ध्यान नहीं, तो ये थोड़ा सा प्रथम रश्मि का आना रंगीट तूने कैसे पहचाना, ये ऐसे करके कविता है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, परिवर्तन, ये सब हमारे ख्याल से उनकी है, पंत जी की, ध्यान रखेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से पंत जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोक गीत किसे कहते हैं? तो शोक गीत की अगर बात करें तो शोक गीत जो है हिंदी साहित्य में एक है, वो है सरोज स्मृति। सरोज पुत्री थी किसकी? निराला जी की, और उन्हीं की याददाश्त मतलब याद में लिखा था किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अज्ञे के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है। अज्ञे के प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है? देखिए, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है, देखें इनमें से, देखें बावरा अहेरी की अगर बात करें तो 1954 में बावरा अहेरी काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, 1954 में। इत्तलम काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1946 में। ठीक है, और चिंता काव्य संग्रह है इन्हीं का, अज्ञे का, उसका प्रकाशन हुआ था 1942 में। और जो भग्नदूत है इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। तो आप सोचो सबसे पहला कौन सा होगा? 1933 में ही प्रकाशन हुआ था अज्ञे का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत, तो पहला यही है, ऑप्शन नंबर गा यानी भग्नदूत, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, शब्द जादू है किस कविता की पंक्ति है? शब्द जादू है कलगी बाजरे कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी स्वयं अज्ञे जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो मुक्तिबोध ने फैंटेसी शैली का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, तो आपकी परीक्षा चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, चाहे आप जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन मतलब कि ये आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी साहित्य प्रश्न क्या है? आदिकाल के प्रारंभिक काल नाम किसने दिया आदिकाल को? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया भैया? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो शुरुआत मानी है वो 1050 विक्रमी से मानी है संबत। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यान राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि सरहापा को माना है, 8वीं शताब्दी से के कवि हैं ये। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को प्रथम कवि माना था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा विधात्मक होनी चाहिए, कि जो कहें वही बात समझ में आ जाए, मतलब कि सीधी सपाट बात होनी चाहिए, कोई लाग लपेट या अलंकारिक शैली का प्रयोग नहीं होना चाहिए इसमें कार्यालयी हिंदी में। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
बीजी खेर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो क्या होती है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की पूछा जा रहा है तो वो है शब्द, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है? भाषा की संपर्क भाषा होती है हिंदी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत है उसे चुनिए। देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, बिल्कुल होती है। सॉरी, अच्छा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। भाषा सामाजिक संपत्ति, बिल्कुल ठीक है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा जो है लगातार चलती रहती है और ये सीखी जाती है। आगे देखेंगे, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास जो हुआ है इनमें से किस अभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत जो हैं वो कितनी बोलियां भैया? हिंदी के अंतर्गत जो है, मतलब हिंदी में 5 बोली, मतलब 5 उपभाषाएं हैं और 5 वर्ग में कुल मिलाकर के 17 बोलियां, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सही युग्म चुनिए। सही युग्म की बात करें तो देखिए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, कौरबी जो है खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से ही है। बिहारी हिंदी, देखिए मारवाड़ी जो है ये गलत है, बिहारी हिंदी में मारवाड़ी नहीं आती, मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में गढ़वाली भी नहीं आती है, पहाड़ी हिंदी में बहाली भी नहीं आती, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? केवल पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ठीक है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, आपको पता, आप पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी में मारवाड़ी, मतलब मारवाड़ी बोल रहा हूँ, गढ़वाली, बहोली, ये सब मतलब आपकी दूसरी और बोलियाँ हैं। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय क्या है? 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, देखिए स्वर ध्वनि के जो है आपके 3 प्रकार होते हैं, एक है दीर्घ स्वर, एक है प्लुत स्वर, एक है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात में, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये कहाँ, मतलब कब कहा गया है? तो संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है वो है हिंदी और लिपि है देवनागरी। अनुच्छेद 43 में बात बताई गई है भारतीय संविधान के, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? तो भारत में राजभाषा की मान्यता जो प्रदान की गई है 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई हिंदी को राजभाषा, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बताएं फटाफट से, आप बताएंगे गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्यनाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्यनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, शब्दी किसकी रचना है? शब्दी जो है गोरखनाथ की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है, 9 नाथ माने गए हैं, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोरखबानी के संपादक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल, और यही पुस्तक से आपके पाठ्यक्रम में कुछ दोहे संकलित हैं गोरखनाथ की, जिसकी व्याख्या मैंने बताई हुई है। यूट्यूब पर सारे वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा क्या थी? बताएं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख गोरखबानी में किया है? तो उन्होंने 14 रचनाओं का उल्लेख गोरखबानी में किया है, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन थे? तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे कौन थे भाई, बताएं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता, बिल्कुल गोरखनाथ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा।
बहुत तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लगभग आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का गोरखनाथ का नाथ पंथ किस शाखा से निकला माना जाता है? तो जो बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान है वहां से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? तो ईश्वर की प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने ही किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यान ने गोरखनाथ की समय सीमा निर्धारित की है कितना? 845 ईस्वी राहुल संकृत्यान ने माना है गोरखनाथ की समय सीमा। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किस विद्वान ने माना? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीननाथ और मच्छंदरनाथ किसे कहा गया है? मीननाथ और मच्छंदरनाथ मत्स्येंद्रनाथ का ही नाम है दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पहेलियां और मुकरिया किसने लिखी है? पहेलियां और मुकरिया लिखी है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए भाई, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि फटाफट से आप बताएंगे। बहुत मेहनत लग रही है, बता दूं आपको। फटाफट से आप बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि फटाफट से आप बताएं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि बिल्कुल अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं भाई, बताएं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? बिल्कुल आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे भैया? अमीर खुसरो जो थे वो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निज़ामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई तभी इन्होंने एक दोहा कहा था कि जो है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, और चल घर खुसरो, चल घर खुसरो आपने, रैन भई चौदेश। ठीक है, ये अमीर खुसरो ने कहा था निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से, भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंद किस कवि को कहते हैं? तो अमीर खुसरो की तूतीय हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे या मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में मुझे पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बात बता सकूंगा। यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन अमीर खुसरो का ही है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था किसका? अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था किसका? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कबीर की बाणी का संग्रह बीजक इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग है बीजक के, साखी शबद रमैनी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में भक्ति, मतलब ये पंक्ति किसकी है? तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये कबीर दास का है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास के विषय में कहा गया है, क्योंकि कबीरदास बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अगला प्रश्न, तुम जिन जानो गीत हैं यहु निज ब्रह्म विचार, यानी तुम जिसको गीत जानते हो मेरे ब्रह्म का विचार है वो। ऑप्शन नंबर इसका कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणी का डिक्टेटर किसे कहते हैं? तो कबीरदास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? सदुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। बिल्कुल ठीक बात है। और जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक नहीं हो। अगर यहीं पर होता जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के साधु संतों की बातें हों। देखिए, साधु संत जो थे उन्हीं के यहाँ पर जाते थे, इसलिए इसका नाम सदुक्कड़ी पड़ा, लेकिन विभिन्न प्रांत और बोलियों का मिक्सचर है ये कबीरदास की बोली। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? किस कवि को? बताएं। मैंने आपको बताया था, देखिए तुलसी को और जायसी को तो बड़ा महत्व दिया है उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीरदास को उतना महत्व नहीं दिया, तो सबसे कम महत्व कबीरदास को दिया है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा में आप देखेंगे रूढ़ियों और बाह्य डंबरों का विरोध है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा वात्सल्य रस की प्रधानता आपको मिलेगी सूरदास के यहाँ, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा में। आशादाता की प्रशंसा आपको रीतिकाल में मिलेगा। अगला प्रश्न, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का संबंध जो है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का संबंध राम भक्ति धारा से, कृष्ण भक्ति धारा से सूरदास का संबंध है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि है कबीरदास। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है? क्योंकि ये जायस नगर के थे, जायस नगर मूल स्थानों भी कहते थे, तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए इनको जायसी कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है? पद्मावत के रचनाकार हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा भी जायसी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, वो भी ठेठ अवधि में। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना करी है? तो सिर्फ अवधी भाषा में रचना करने वाले विद्वान हैं इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा में लिखा है, कबीरदास की भाषा का आता पता है नहीं। तुलसीदास जो है ब्रज भाषा और अवधी दोनों में लिखते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी ही ऐसे कवि हैं जो कि केवल अवधी में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? देखिए, पद्मावत के बारे में सही नहीं कथन जो है, देखिए इसमें प्रेम के लोक धर्म स्वरूप का चित्रण हुआ है, बिल्कुल ठीक है। दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, बिल्कुल ठीक है। और पद्मावत की काव्य शैली प्रवण और गंभीर नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, प्रवण और गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तीन इसका ये करेक्ट है, तीन ठीक है, एक आपका गलत है। और यही आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा लगा देंगे, यही सही नहीं है पद्मावत के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है भाई? स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं, बिल्कुल ठीक है। वल्लभाचार्य जी कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। सूरदास जी उसके प्रमुख कवि हैं, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, ध्यान रखें। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ कौन है? अष्टावक्र कवियों के संग्रह करता है ये। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भगवत जो है, श्रीमद् भागवत जो है उसी का 10वां स्कंद जो है, उसी से भ्रमर गीत सार का प्रसंग लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, सूरदास की रचना की अगर बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये सूरदास की हैं। जबकि जो रास पंचाध्यायी है ये सूरदास की रचना नहीं है। अच्छा, सूरदास की है नहीं तो किसकी है? ये रहीमदास की रचना है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी रहीमदास की रचना है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, तुलसी के भक्ति का स्वरूप क्या था? बताएं, तुलसी के भक्ति का स्वरूप क्या था भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तुलसी के भक्ति का स्वरूप था दास्य भाव की भक्ति, जो है करते थे दास, यहाँ पर दास कर लेंगे। तुलसी दास भाव की भक्ति है। साक्य भाव की भक्ति किसकी है? वो है सूरदास की। अगला प्रश्न, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस को कितने समय में पूरा किया है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 26 दिन लगाया है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1631 विक्रमी में लिखना प्रारंभ किया रामनवमी के दिन, और राम विवाह के दिन समाप्त किया इन्होंने लिख करके इसको। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इनमें तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? कवितावली जो है गीतावली और विनय पात्रिका है। रामचंद्रिका केशवदास की। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? रीतिकाल में आप देखेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, रीतकाल में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही किसकी? तो रीतकाल में सर्वाधिक जो व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की रही है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बताएं, प्रश्न रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय जो है 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1643 से आप मान सकते हैं इसको, ईस्वी में। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रीति काल किसी रीति सिद्ध का विधारा के कवि है? आपका रिवीजन हो रहा होगा, एक ही वीडियो, इसी वीडियो से बनने वाले, मतलब एक ही वीडियो देख लीजिए, सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, रीतिकाल की रीति सिद्ध का विधारा के कवि कौन है? बताएं। रीति सिद्ध का विधारा के कवि हैं बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जरत जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन किसका है? बताएं। तो ये कथन जो है बिहारी लाल का ही है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिहारी की है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सत्सई में दोहों की संख्या कितनी है? तो बिहारी सत्सई में दोहे कितने? 719, 713 और 700 आपके 21, ऐसे दोहों की संख्या, तो 719 करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? घनानंद जो है रीति काल के जो है रीति मुक्त धारा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त में घनानंद बोधा आलम का नाम आता है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, तो यही नहीं हुए रीति मुक्त। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अधिकार, मतलब अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो यह कथन घनानंद के संदर्भ में कहा है, आचार्य शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो आप सभी को पता होगा घनानंद, मैंने पूरा आपको कहानी सुना डाली। अगला प्रश्न, घनानंद की कृतियों की भाषा में क्या है, मतलब किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत, ठीक है, या कवि की, मतलब किस कवि ने कहा इसको? तो घनानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा, तो खड़ी बोली में है कामायनी। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी किस भाषा में भाई? कामायनी जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया मतलब महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो कामायनी में ही है श्रद्धा नामक महाकाव्य पात्र। प्रिय प्रवास हरियों जी की रचना है। गोदान जो है उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ध्यान रखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? कामायनी के प्रमुख पात्र है मनु। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मकता या काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को यानी किस रचना को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक को ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखिए, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखिए, झरना, कामायनी और कानन कुसुम, ये इनकी रचनाएं, जबकि दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा की है। तो यही रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन नंबर बा लगा दें करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? देखिए, चारुचंद लेख की अगर बात करें तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तो ये नहीं है। बाकी कानन कुसुम, ध्रुवशामिनी और तितली और कंकाल और इरावती अपूर्ण है। तो ये 3 उपन्यास लिखे थे। ध्रुवशामिनी इनका नाटक है, कानन कुसुम इनके काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद के। क्लियर। आगे देखेंगे, कौन सा कवि छायावादी नहीं है इनमें से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी हैं। शिव मंगल से सुमन छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है इनमें से, बताएं। जयशंकर प्रसाद की कृति देखें, झरना, लहर, आंसू है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो हुआ था कौसानी में हुआ था। कौसानी में कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो पंत जी हैं चिदम्बरा के रचनाकार, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया चिदम्बरा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मतलब सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है इनमें से। देखिए, ग्रंथि, वीणा, पल्लव,
ये सब सुमित्रानंद पंत के काव्य संग्रह हैं, जबकि परिमल जो है ये निराला जी का है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 में प्रकाशित हुआ निराला काव्य संग्रह परिमल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। पल्लव पंत की रचना है, ठीक है। पल्लव पल्लव किसकी रचना? पंत की रचना। लोकायतन महाकाव्य की मतलब की श्रेणी में आता है, मतलब कि लोकायतन महाकाव्य है, बिल्कुल है महाकाव्य, और किसका है? ये पंत जी का ही है, तो वो आता है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। पंत भारतेंदु के कवि नहीं है, गलत हो गया यहीं पर। पंत जो है भारतेंदु के कवि हैं, ये गलत है। पंत जो है ये छायावाद के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? देखिए, सुमित्रानंद पंत की अगर बात की जाए तो देखिए, पल्लव, गुंजन और युगबाणी ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं, जबकि महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? देखिए, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास ये सब महाकाव्य हैं, जबकि पल्लव जो है कविता संग्रह है, 1926 में प्रकाशित हुआ है, और ये कविता संग्रह है किसका? पल्लव। ये है सुमित्रानंद पंत जी का काव्य संग्रह। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, और साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस काव्यधारा को क्या कहते हैं? उस काव्यधारा को प्रगतिवाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना प्रधान काव्य सृष्टि है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो करी गई थी 1936 में करी गई। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म के विषय में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है भाई? देखिए, छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का योगदान है प्रगतिवाद के योगदान मतलब जन्म में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है, और मार्क्सवादी प्रभाव, ये सब मिलकर के प्रगतिवाद आंदोलन शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी द ऑप्शन यानी डी ऑप्शन, ठीक है, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद आता है, रूपवाद नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ओके, और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप देखें, लगातार मैं जो है कितनी देर से बोल रहा हूँ, लगभग 1.5 घंटे हो गए मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैंने एक घूंट तक पानी नहीं पिया है, और मैं अब थोड़ी देर और आपकी क्लास बची हुई है, बस आपके प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। 250 प्रश्न मैंने कहा था, 250 प्रश्न से अधिक मैं आपको करवा करके जाऊंगा, और बीच बीच में मैं जो बताता हूँ वो अलग, ठीक है, प्रश्न आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवादी प्रवृत्ति नहीं है इनमें से? देखें, धर्म, ईश्वर और व्यक्ति में आस्था नहीं रखते ये लोग, बिल्कुल अनास्था है। धर्म, ईश्वर और व्यक्ति में, व्यक्तिवाद में आस्था मतलब अनास्था है, तो यही आपका गलत हो गया। बाकी सामाजिकता का आग्रह है, शोषित वर्ग के प्रति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, शोषित वर्ग के प्रति जो है सहानुभूति है, और शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना है, ये सब ठीक है। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, प्रगतिवादी समीक्षकों में नाम आता है रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के लेखक कौन है? गलती कविता लिखा है मुक्तिबोध ने। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचारणी जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, उस पर इन्होंने अपने विचार लिखे हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है?
रहस्य पुरुष बिंब का जो है प्रयोग मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं, तो अंधेरे में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है कौन सी कविता संकलित है इसमें? देखिए, जन्मदिन की धूप में इसमें संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3-4 बार आ चुका है, 7 कांड है। अगला प्रश्न, किस भाषा में लिखा गया है? ये भी प्रश्न कई बार आया, अवधि काव्य में, मतलब अवधि भाषा में लिखा गया है। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं भाई? कबीर दास की पंक्तियां हैं। पीछे मतलब कि पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, और जब गुरुवर मिला मतलब दीपक दिया हाथ से कुछ है दोहा, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मैंने व्याख्या भी करवाई है। अगला प्रश्न, तुलसी की रचना है इनमें से? देखिए, जानकी मंगल, कवितावली, रामचरितमानस तीनों है तुलसीदास की रचनाएं। ऑप्शन नंबर घा लगा देंगे, ऊपर सभी रचनाएं तुलसीदास जी की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी कलाम किसकी रचना है बताएं? आखिरी कलाम किसकी रचना? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी या कबीरदास? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत के नायक कौन है? तो पद्मावत के नायक है राजा रतन सेन। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत के नायक रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था नागमती। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है बताएं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है? ये कबीरदास सूफी काव्यधारा के नहीं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं कबीरदास, जबकि निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के हैं जायसी, मंझन और कुतुबन। अगला प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास की बात करें, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये बात गलत है क्या? ठीक है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, बिल्कुल ठीक है। प्रभु हो सब पतिनन को राजा, ये भी सूरदास के कथन है, तो ये 3 तो बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा श्री रंगनाथ के मंदिर में वो जो है कीर्तन करते थे, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर निंदा मुख परि रहो जग, यह निवास नित नित बाजा, पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। अच्छा, एक मिनट, ये जो है पंक्तियां पूरी की पूरी हैं, ये दा वाला ऑप्शन है। आगे देखिए, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं भैया? तो ये है भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं क्या नाम है इनका, कबीरदास, और राम काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, मतलब प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे देखेंगे, इनमें से किस कृति को सूरदास ने नहीं लिखा है? सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी 3 रचनाएं ही इनकी हैं प्रमाणिक सूरदास की। दोहावली को लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। सूरदास केवल ब्रज भाषा में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक कर आए हैं? सूरदास जो है वात्सल्य का कोना कोना झांक कर आए हैं, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टिमार्ग की स्थापना करी है? तो पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने करी है? वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग की स्थापना करी है। अष्टछाप की स्थापना पूछेगा तो आप बताएंगे विट्ठलनाथ ने करी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? फटाफट से आप बताएंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दत्तासी ने, 1839 में इन्होंने लिखा था। फ्रेंच साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा, इनकी रचना जो थी गारसा दत्तासी की, सॉरी इसकी गारसा दत्तासी की, उसकी रचना थी इस्तवार दा लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो काल क्रमानुसार की बात करेगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ आएगा, और वो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस्तबार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के प्रथम मतलब इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट, सॉरी आ करेक्ट आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया है? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, हिंदी शब्द सागर के लिखने के 6 महीने बाद में प्रकाशित होता है ये। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य में 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। 10 जनवरी को हुई थी। लॉर्ड वेलेजली उस समय था, उसके काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान ने किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के, हमारे विद्वान कर लेंगे, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा, ये बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल और चारण काल कहा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, सिद्ध सामंत काल तो राहुल शंकरत्यान ने कहा। क्लियर। आगे देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकरत्यान ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को विस्तार से समझा और जाना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। अच्छा, नवनाथों के बारे में आपको मैंने नहीं बताया था। एक तो मत्स्येंद्र नाथ है, एक गोरखनाथ है, एक गहिनीनाथ, एक जालंधर नाथ, एक कनिकनाथ, कानिफनाथ, एक भर्तरीनाथ, एक रेवणनाथ, एक नागनाथ और एक चरपटीनाथ। ये नवनाथ थे, ध्यान रखेंगे। कौन कौन? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, महीनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ नाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है, आप देखेंगे कितनी श्रृंखलाएं चल रही हैं, लगातार आप देखेंगे इतने प्रश्न आप लोगों ने देख लिया। एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को जान लिया। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग जो है देखते रहेंगे। देखिए कितने प्रश्नों को मैंने आज की वीडियो में बताया, बहुत सारे प्रश्न हो गए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यारा दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर में मेजर में आप है, माइनर पेपर मतलब मेजर सब्जेक्ट है आपका, चाहे माइनर सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं का एकदम से समझ लीजिए कि रामबाण है ये। मात्र एक वीडियो और आपका पूरा का पूरा काम समाप्त। 250 प्रश्नों की ये श्रृंखला आप देख लीजिएगा, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।